अच्छा जी, अब स्टडी आपका चैप्टर नंबर 5। इसमें मुझे रेलिवेंट कॉस्ट से रेलिवेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट देखने हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। इसमें अगर मैं पहले क्वेश्चन पर देखूं तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन द फर्स्ट ईयर टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन। यानी कि पहले साल जो हमें टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन मिलनी है उसकी वजह से जो टैक्स सेविंग मिलनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। दैट मीन सबसे पहले तो मुझे टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन निकाल लूँगा मैं। उसकी बेसिस पर देखूंगा ईयर 1 में मुझे टैक्स सेविंग कितनी है और फिर उसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू ले लूँ। तो यहाँ आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो गनिंग इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू मशीन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। द मशीन विल कॉस्ट $190,000 हैज़ ए 5-year लाइफ एंड जीरो स्क्रैप वैल्यू। द इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो रिक्वायर एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऑफ $35,000। अच्छा, यहाँ पे चूंकि टैक्स सेविंग और कैपिटल अलाउंस चाहिए तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए ही नहीं है वर्किंग कैपिटल की। टैक्स अलाउेबल डेप्रीसिएशन इज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब है जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है वो स्ट्रेट लाइन पे है। रनिंग इज सब्जेक्ट टू ए 40% टैक्स रेट। 40% उस पर टैक्स रेट है, जबकि जो 10% है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टैक्स उसने कहा है एट द एंड ऑफ द ईयर इन विच प्रॉफिट अराइजेस, यानी सेम ईयर ही है। तो अब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 190,000 की इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दूं उसकी यूजफुल लाइफ जो कि 5 years बताई गई है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन आएगी 38,000। अब क्योंकि ये एनुअल है तो ईयर 1 में भी इतनी ही होगी। इसको अगर मैं 40% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टैक्स सेविंग आ जाएगी। ये टैक्स सेविंग बनती है 15,200 की। अच्छा, ये जो टैक्स सेविंग कैश फ्लो है ये चूंकि ईयर 1 में है, इसकी जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो मुझे डिस्काउंट फैक्टर लेना है 10% का पीरियड 1 में, जो कि 0.909 होता है। तो जब मैं 15,200 को 0.909 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आएगा 13,807, यानी इसका आंसर ए बन जाए 13,807। अच्छा जी, अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज विंडीज एनुअल टैक्स सेविंग फ्रॉम दी एसेट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ टैक्स सेविंग मांगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं मांगी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन 1 में उसने प्रेजेंट वैल्यू भी कहा था, यहां पर सिर्फ उसने एनुअल टैक्स सेविंग। अच्छा, उससे कहता है विंडीज कंपनी शॉप एक्वायर एन एसेट ऑफ $100,000। $100,000 का एसेट है। नो रेजल वैल्यू, यहाँ पर भी रेजल वैल्यू कोई नहीं, जबकि जो लाइफ है वो 10 years है। 40% टैक्स थे और जो टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो यहां भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट $100,000 उसी को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करूंगा तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 10,000 की, जबकि उसके ऊपर 40% रेट ऑफ टैक्स है। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4,000 टैक्स सेविंग। तो ये आंसर सी बनेगा। याद रखिएगा, उसने इस सवाल में प्रेजेंट वैल्यू नहीं मांगी। इनफैक्ट उसने डिस्काउंट फैक्टर भी नहीं दिया हुआ, सॉरी, डिस्काउंट रेट भी नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं तो उसने कहा व्हाट इज द एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द मशीन। तो मुझे आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज बतानी है जो मशीन जनरेट करेगी, यानी नेट कैश फ्लोज। तो यहाँ कहता है एबीसी कंपनी प्लान्स टू बाय अ न्यू मशीन, द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज $100,000। अच्छा, ये वो मुझे चूंकि ईयर 1 से ऑनवर्ड कह रहा है, क्योंकि उसने कहा है
ये मशीन एनुअली हर साल कितना कैश फ्लो जनरेट करेगी, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट उसने मुझसे नहीं पूछी। इन्वेस्टमेंट का तो कुछ नहीं यहाँ पे आया, कैश फ्लो नहीं आएगी। 5 साल उसकी लाइफ है और उसकी डिस्पोजल वैल्यू नहीं है। मशीन उसने कहा स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रीसिएशन हुई, और टैक्स अवेलेबल डेप्रीसिएशन भी स्ट्रेट लाइन बेसिस ही है। उसने कहा मशीन की वजह से जो एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो 50,000 के हैं, जबकि जो रेट ऑफ टैक्स है वो 35%। तो अब अगर इसकी मैं कैश फ्लो बनाऊं तो वो कैसे बनेगी? तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो सा है वो 50,000 क्वेश्चन में उसने बताई, इस पर चार्ज हो जाएगा टैक्स जो कि 35% का है। तो अगर आप 50,000 पे 35% अप्लाई करें तो ये बनेगा 17,500। इसके अलावा कैश फ्लो बनाने में एक आता है टैक्स सेविंग कैपिटल अलाउंस। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसमें सबसे पहले तो मुझे एनुअल डेप्रीसिएशन यानी कैपिटल अलाउंस लेना है स्ट्रेट लाइन पे। वो कितना है? 100,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 5, और इस डेप्रीसिएशन को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 35% पे तो मेरे पास टैक्स सेविंग आ जाएगी। तो ये बनती है 7,000। जब इन तीनों कैश फ्लो को लूंगा तो मेरे पास इसकी नेट कैश फ्लो आ जाएगी कितनी? 39,500। ठीक है, तो ये आपकी नेट कैश फ्लो जो उसने एनुअल पूछी थी कि हर साल मशीन से कितना अर्न करेंगे, तो वो आंसर आएगा डी 39,500। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उसने कहा कंपनी हैज ए नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 21%। 21% क्या नॉमिनल है? जनरल इन्फ्लेशन इज 9% पर ईयर, जबकि जो इन्फ्लेशन है वो कितनी है? 9% पर ईयर। उससे पूछा ये है कि मुझे रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये सॉल्व कैसे होगा? तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या? 1+i जो कि नॉमिनल रेट, ये बराबर होता है 1+r इंटू 1+h। हमें इस क्वेश्चन में रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी आर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर इस फॉर्मूला को मैं रीअरेंज कर लूं तो आर बराबर हो जाएगा 1+i डिवाइडेड बाय 1+h -1। इसको पुट करते हैं तो नॉमिनल रेट 21% है, तो 1+21% होता है 1.21, जबकि जनरल इन्फ्लेशन 9% है, तो 1+9% बनेगा 1.09। इसमें से आप -1 कर दीजिए, तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे ये बनेगा आंसर 11%। इसका मतलब है इसका आंसर क्या बना जी? बी। 11%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। तो उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एडजस्टमेंट विल लीड टू करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो उसने कहा कौन कौन सी चीज़ें करेक्टली आइडेंटिफाई हो। अब पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में उसने कहा जो रियल टर्म्स में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% है, जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5% है, स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोजेक्ट एनुअल कैश इनफ्लोज, तो इनफ्लोज पे जो इन्फ्लेशन है वो 6% की है, जबकि जो स्पेसिफिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन आउटफ्लोज पे है वो है 4%। तो अब अगर मुझे सही एनपीवी निकालनी है तो कैश इनफ्लोज को मुझे इनफ्लोज पे इन्फ्लेशन 6% की है, दैट मीन्स 6% पे इन्फ्लेट करना पड़ेगा।
आउटफ्लोज पे इन्फ्लेशन चूंकि 4% पे है, यानी मुझे 4% पे इन्फ्लेट करना है, जबकि नॉमिनल मेथड के अंदर मुझे डिस्काउंट करना होगा नॉमिनल रेट पे। अब नॉमिनल रेट कैसे निकालेंगे मैं? इसके लिए वही फॉर्मूला 1 + i बराबर होता है 1 + r इंटू 1 + h के। इस कॉन्टेक्स्ट में i जो कि नॉमिनल रेट है वो कैसे बन जाएगा? तो 1 + 10, रियल रेट 10% है, तो 1 + 10% हो जाएगा 1.1। इसको मल्टीप्लाई करना है, 5% इन्फ्लेशन है तो 1.05 के साथ, और ये जो यहाँ पे 1+ हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर बनता है 15.5%। 15.5। तो ये सी बन जाएगा 15.5%। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेविंग? तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेविंग निकालनी है इन वेज कॉस्ट पे ओवर ए 10 ईयर प्लानिंग, 10 सालों के ऊपर। तो यहां क्वेश्चन में कहता है कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू लेबर सेविंग इक्विपमेंट ऑफ $1 million। द करंट वेज रेट इज $5 पर आवर, बट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। तो ये $5 आज का रेट है जो कि इंक्रीज करेगा हर साल 5%। द इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सेव 20,000 लेबर आवर्स। तो अब अगर आपका इक्विपमेंट 20,000 लेबर आवर्स सेव कर रहा है और $5 पर आवर रेट है, तो वो आपके $100,000 सेव कर रहा है। लेकिन ये है आज की प्राइसेस के मुताबिक, यानी रियल टर्म्स। मैं इसको रियल कैश फ्लो लिखते हैं। अब क्वेश्चन में तो उसने में 10 ईयर की प्लानिंग हॉरिजन मांगा है। इसका एक तरीका तो ये था कि मैं इसको इन्फ्लेट करता जाऊंगा और ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड अप टिल ईयर 10 मैं इसकी नॉमिनल कैश फ्लो बनाता जाता। लेकिन बच्चों देखो वो लेंथी हो जाता। ठीक है, वो क्या हो जाता? लेंथी हो जाता। इसके एक अल्टरनेट मेथड भी है जो छोटा है, मैं वो बताने लगा हूं। वो ये कि देखो ये रियल कैश फ्लो है और एक ही तो कैश फ्लो जिसपे रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5% है। तो अगर मैं इस रियल कैश फ्लो को डिस्काउंट ही रियल रेट के ऊपर कर दूंगा तब भी वही प्रेजेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी मैं अगर इसको इन्फ्लेट नहीं करता और ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15.5% का है, इससे भी क्या करता हूं मैं, इसका रियल रेट निकाल लेता हूं। बाय द वे रियल रेट कैसे आएगा? तो नॉमिनल रेट है 15.5%, तो 1.155 बन जाएगा। डिवाइड करना है रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाले के साथ, तो 1.05 हो जाएगा। -1 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, आर बन जाएगा तकरीबन 10%। अच्छा, इससे क्वेश्चन जो है ना वो आसान हो जाएगा। क्यों? वैसे दूसरे मेथड से भी हो जाना था कि मैं हर साल की कैश फ्लो बनाता इन्फ्लेट करके, लेकिन मुझे पता है कि इस कैश फ्लो में भी 10% है। तो सॉरी, इस कैश फ्लो में भी इन्फ्लेशन 5% होना है, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ने भी इन्फ्लेट जनरल 5%। तो हम इसको रियल मेथड से अगर हम कर लें तो फिर क्या होता? फिर ये मेरी ईयर 1 से 10 एन्युटी कैश फ्लो बन जाती $100,000 की रियल टर्म्स। और फिर मैं इसको रियल मेथड ही यूज कर लेता हूं। रियल मेथड में क्या होता है कि आप रियल कैश फ्लोज देते हो
और फिर उसको डिस्काउंट भी रियल रेट पर ही करते थे। तो उससे फ़ायदा ये होता कि ये मेरी चूंकि एन्युटी कैश फ्लोज हैं, तो सिंपली 10% का ईयर 10 का एन्युटी फैक्टर लग जाता। आइए जरा टेबल से देखते हैं क्या फैक्टर है। तो एन्युटी टेबल में 10% ईयर 10 का जो एन्युटी फैक्टर है वो है 6.145। 6.14। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.145 के साथ, तो मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो डायरेक्टली आ जाएगी 614,500। ठीक है, नॉमिनल वाले तरीके से भी करते, उससे भी हो जाना था, लेकिन वो लेंथी होता क्योंकि आपको 10 साल की कैश फ्लोज देते और फिर आप उसको 15.5% पे डिस्काउंट कर। ठीक है ना, क्वेश्चन में चूंकि उसने कहा है कि मुझे राउंड ऑफ करना $1000 में, तो इसी वैल्यू को $1000 में राउंड ऑफ वैल्यू देखें तो वो बनेगा 16,615,000। तो इसका मतलब है आपका आंसर बन जाएगा ये सी, 615,000। चलिए इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन में कहता है अ कंपनी is expected to receive annual cash flow $75,000 per year in current price terms for a period of 5 years। 5 साल का पीरियड है और ये करंट प्राइस टर्म्स में है, तो ये भी क्या है, रियल कैश फ्लो। द कैश फ्लो विल इन्फ्लेट 4% एंड द कंपनीज नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10। ठीक है, अभी चूंकि आखिरी क्वेश्चन है और पिछले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ रियल मेथड से कर दिया, तो इस दफा मैं क्या करता हूं, मैं आपके साथ दोनों मेथड से सॉल्व करता हूं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप दोनों मेथड से अगर आप आंसर निकालते तो वो बिल्कुल सेम ही हो। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है कि मैं नॉमिनल मेथड से करूं। मैं यहां पे लिख लेता हूं नॉमिनल मेथड। भाई इस मेथड में क्या करता, मैं ईयर 1, 2, 3, 4, 5 पांचों साल की नॉमिनल कैश फ्लो लूंगा। अब वो कैसे आएगी भाई, 75,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1.04 की पावर 1 कर दूं, तो मेरे पास नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितना बनता है, ये बनता है 78,000। ईयर 2 का फिर कैसे निकालेंगे, दोबारा से रियल कैश फ्लो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1.04 की पावर 2 कर दूंगा मैं, तो ये बनेगा 81120। इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 1.04 कर दूंगा मैं, यहाँ 75,000 ही ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1.04 की पावर 3, तो ये बनता है 84364.8। ईयर 4 का 75,000 इंटू 1.04 की पावर 4, ये आपके पास आ जाता है 87739.39। और ईयर 5 में कितना आता, तो 75,000 इंटू 1.04 की पावर 5, ये बन जाएगा 91,248.97। इसके बाद मुझे
इसको 10% डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। वो टेबल से देख लेते हैं हम। तो टेबल में अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर देखूं तो कितना बनता है? ईयर 1 का 0.909, फिर ईयर 2 का 0.826, 0.751, इसको लिख लेता हूं मैं। पॉइंट 909, 0.826, 0.751, फिर 0.683 एंड 0.621। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बन जाती? ये पहले की आ जाएगी 70902, दूसरी की बनेगी 67005, तीसरी की बनेगी 63358, चौथी आ जाएगी 59926, और पांचवी आ जाएगी 56 और जब आप इन सब की प्रेजेंट वैल्यू का सम कर दोगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनेगी? ये बनती है जी 317857। आंसर चूंकि नियरेस्ट $1000 में, तो नियरेस्ट 1000 वैल्यू इसकी बनेगी 318,000, जो कि आंसर बी बनता है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये पिछले सवाल में तो यही सिचुएशन थी कि रियल कैश फ्लो थी और एक ही कैश फ्लो थी, तो उसको मैंने रियल मेथड से कर दिया था, यहां मैंने नॉमिनल मेथड से क्यों किया? तो बच्चों यहां सिर्फ नॉमिनल मेथड से इसलिए किया ताकि आपको दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आखिरी चूंकि क्वेश्चन है तो इसको मैं रियल मेथड से भी सॉल्व करके दिखाता हूं, आप देखिएगा आंसर तकरीबन यही आ रहा होगा। तो अगर रियल मेथड से होता तो फिर कैसे करते? तो फिर मुझे सबसे पहले तो इसका रियल रेट लेते। तो रियल रेट कितना आएगा? वो बनेगा 1 प्लस नॉमिनल रेट, यानी 1 प्लस 10%, वो 1.1 होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी 1.04, और इसमें से -1 करते। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 5.8। अब आइडियली तो मुझे 5.8% पर ही सॉल्व करना चाहिए, लेकिन वैसे भी उसने चूंकि नियरेस्ट $1000 बोला हुआ है, तो मेरा ख्याल है इसको अगर हम 6% भी कर लेंगे ना, तो नियरेस्ट आंसर करीब बन ही जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट बनेगा, एक्यूरेट इसलिए नहीं बनेगा क्यों मैं 5.8% यूज। ठीक है, अच्छा 5.8% को अगर, या 5.8% यूज कर लेते हैं, एक और प्रैक्टिस हो जाएगी, एक और प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं 6% यूज नहीं करता हूं, 5.8% यूज करता हूं। वजह इसकी ये है, 6% वैसे जो मैं बोल रहा था, 5.8% नहीं, क्योंकि 5.8% पे एन्युटी फैक्टर नहीं होता। लेकिन चलिए हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। तो एन्युटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है 1 माइनस 1 प्लस आर, यानी 1 प्लस 5.8%, इसकी पावर आप लोगे माइनस एन। तो ये 5 साल लाइफ है, तो पावर आ जाएगी 5, और डिवाइड करेंगे 5.8%।
तो जब मैं इसको अपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशन को, तो ये बनेगा 1 माइनस 1.058 रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5.8%। तो ये बनता है 4.235। 4.235 ये एन्युटी फैक्टर है ईयर 5 का। अब रियल कैश फ्लो में मेरी फिर इसका मतलब है ईयर 1 से 5 एन्युटी में कैश फ्लो आ गई, रियल कैश फ्लो 75,000, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5.8%, जिस पर जो एन्युटी फैक्टर है वो 4.235 का बनता है। तो जब मैं इससे प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो वो बनती है 317,654। 317,654। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम आंसर है, ये सिर्फ राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो यानी अगर आप रियल मेथड से करते, इसमें जरूर आपको एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये आसान है। ऐसी अगर एक ही कैश फ्लो है और वो एन्युटी में बन रही है तो रियल मेथड से करना आसान था। तो एनीवे इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर वो 318,000 ही बनना था। तो पेपर में आप जिस मर्जी तरीके से करना, लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मैं बता रहा हूं कि अगर एन्युटी का सवाल हो रियल में तो रियल मेथड को यूज करना आसान होगा, बट कैश फ्लो पर एक आधी हो, ज्यादा ना हो। ठीक है, ज्यादा में अगर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन आ गई तो फिर ये तरीका आपका गलत हो जाए। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको इस वीडियो में आपको ये सारा समझ आ गया हो।